नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। तमाम स्टूडेंट्स, आप लोग जो लोग जेई की स्पेशली तैयारी कर रहे हैं और जो बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, बहुत सारे स्टूडेंट मैथमेटिक्स को लेकर चिंतित रहते हैं। आपने हमें ढेर सारे सवाल भी भेजे हैं। आज मेरे साथ कानपुर आईआईटी से जुड़ रहे हैं प्रोफेसर सलभ। प्रोफेसर सलभ डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में प्रोफेसर हैं और वो आज बहुत सारी बातें आपसे मैथमेटिक्स के बारे में करेंगे और बताएंगे कैसे जो ये मैथमेटिक्स का फोबिया है, फियर कैसे अपने अंदर से आप निकालें और हाउ यू कैन गेट एक्सीलेंस इन मैथमेटिक्स। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे शो में। थैंक यू मैडम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं आप ये इंटरव्यू स्टार्ट करूं, मैं आपके इस कोर्स के बारे में, स्टैटिस्टिक्स के इस कोर्स के बारे में भी आपसे पूछूंगी। सबसे पहले मैं आपके बारे में स्टूडेंट्स को बताना चाहती हूं। सर आपने कहाँ से पढ़ाई की, थोड़ा अपने बारे में बताइए। मैडम मैं बहुत ही एक सिंपल सीधा साधा इंसान हूँ और जैसे आज स्टूडेंट्स जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, शायद आज से 25 साल पहले 30 साल पहले मैं भी उन्हीं की तरह एक आम स्टूडेंट था जी। और मेरी जो बेसिक पढ़ाई है लखनऊ में हुई है और मैंने अपना बीएससी, एमएससी और पीएचडी लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया था। उसके बाद में 1995 में मैं जॉब करने के लिए जम्मू यूनिवर्सिटी चला गया। जम्मू से फिर मैंने 98 में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ आ गया। वहां से मैं यूएस चला गया था पोस्ट डॉक करने के लिए और उसके बाद मैंने फिर आईटी कानपुर को ज्वाइन कर दिया। अच्छा, आपने यूएस में हायर स्टडी के लिए आप यूएस गए? हाँ जी। वहाँ पे किस यूनिवर्सिटी में आपने मतलब क्या कोर्स, क्योंकि आप पीएचडी तो ऑलरेडी लखनऊ में कर चुके थे, वहाँ पे किस तरह की स्टडीज के लिए आप गए? वहाँ पर मुझको एक भारत सरकार की ओर से पोस्ट डॉक फेलोशिप दी गई थी जी। तो पोस्ट डॉक फेलोशिप के अंतर्गत मैंने पीएचडी के बाद की जो भी पढ़ाई होती है, ट्रेनिंग होती है, उसको लेने के लिए मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग में गया था। ओके ओके सर, मैं आपसे इसलिए ये बात पूछ रही हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आप जानते हैं लाखों की संख्या में हर साल जेई का एग्ज़ाम देते हैं, बहुत सिलेक्टेड हुए होते हैं, कुछ हज़ार ही सीटें हमारे यहाँ होती हैं। जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हो पाता और वो इंजीनियरिंग बनने का सपना देखते हैं, आईआईटी में पढ़ने चाहते हैं, उन्हें लगता है कि अरे जेई में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं बहुत बड़ा फेलियर हूँ, मेरे अंदर टैलेंट नहीं, इसलिए मेरा जेई में सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन आप जैसे लोग, उनके लिए एक मोटिवेशन है। आप इतनी जगह से लखनऊ से पढ़ाई करने के बाद अब फिर आप आईआईटी में आए, आप ऐसे स्टूडेंट्स के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैडम मैं उन सारे स्टूडेंट से एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ और मैं उनसे कहता हूँ कि वो स्टूडेंट अपने आप से ये सवाल पूछने की कोशिश करें कि वो क्यों आईआईटी में आना चाहते हैं। और हमारे हिसाब से उनका एक ही जवाब होगा कि वो जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जिंदगी में एक्सेल करना चाहते हैं, जिंदगी में प्रोग्रेस करना चाहते हैं, उनकी कुछ महत्वाकांक्षाएं होंगी, वो उनको पूरा करना चाहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आई एग्री कि आईआईटी एक बहुत अच्छी जगह है, क्या इसके अलावा कोई दुनिया में जगह नहीं है? और उसके अलावा कौन सा ऐसा इंसान है इस दुनिया में जिसने बिना किसी हुए अपनी एम्बिशंस को पूरा कर लिया, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर लिया और उसने अपनी जिंदगी में एक्सेल किया है? बिल्कुल। उसके लिए जो एक्सेल करने के लिए जो चीजें चाहिए, अगर स्टूडेंट्स उसको इकट्ठा करने की कोशिश करें, उनको अर्जित करने की कोशिश करें, देन तो हमको नहीं लगता कि जिंदगी में कुछ भी कठिन काम है। बिल्कुल। और इसमें से मैं इन स्टूडेंट्स को एक मैं छोटा सा अपने जीवन का एक छोटी सी एक घटना है जो मैं उनको बताना चाहूंगा। जी जी, जरूर जरूर। और शायद वो एक छोटी सी कहानी उनको, ये कहानी भी नहीं है, ये मेरे और मेरे फादर के बीच का एक छोटा सा संवाद है जिसको मैं दिखाना चाहूंगा। शायद उनकी भी जिंदगी इस घटना को सुनने के बाद में बदल जाए। जी जी, जरूर। आपको याद होगा आजकल के तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हम लोग जब छोटे थे जब इस भारतवर्ष में टीवी आया था जी, और उसके बाद कुछ समय के बाद ऑनलाइन प्रसारित होता था। तो हम लोग लखनऊ में रहते थे और कानपुर में ग्रीन स्टेडियम में मैच होते थे। तो हमारे फादर खुद भी प्रोफेसर थे स्टैटिस्टिक्स के, तो हमारे घर में पढ़ाई लिखाई का ज्यादा कल्चर था, खेल था, लेकिन खेल की ओर ऐसा कोई बहुत ज्यादा मोटिवेशन नहीं दिया जाता था। तो एनीवे, तो हमारे स्कूल में सारे स्टूडेंट्स आपस में बात करते थे कि आज उसने चौका मारा, उसने छक्का मारा, उसने ये किया वो किया। तो हमारे घर में तो ऐसा हम लोग मैच नहीं देखते थे कोई, तो मुझे पता नहीं चलता था जी। तो एक दिन दोस्तों के बीच में मुझे लगा कि शायद मैं कुछ उनसे पीछे जा रहा हूँ।
तो एक दिन संडे को जब ग्रीन पार्क से लाइव टेलीकास्ट आ रहा था जी। तो मैं सिंपली सुबह नहा धो के तैयार हो गया और 10-11 बजे से जब मैच शुरू हुआ तो मैंने टीवी खोल करके मैं उसके सामने जाकर के बैठ गया। तो मेरे फादर भी वहीं पे बैठे हुए थे, तो उन्होंने मेरी ओर देखा, उनको कुछ आश्चर्य हुआ कि आज ऐसा क्या हो गया कि ये मैच देखने आ गया। तो उसने मुझसे बहुत प्यार से पूछा कि बेटा क्या हो गया। तो मैंने कहा कुछ नहीं, क्या बोलते हैं, आज वो इंडिया और उसमें किसी कंट्री के बीच में मैच आ रहा है, लाइव आ रहा है, तो उसको मैं देखूंगा। ठीक है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा। मैंने शायद 5 या 10 मिनट मैंने मैच देखा होगा। फिर मेरे फादर ने मुझसे बहुत प्यार से पूछा, बेटा तुम्हारे सामने जिंदगी में 2 ऑप्शन है, तुम अगर ये मैच देख रहे हो तो इसमें से तुम देखोगे शायद 12 या 15, कितने भी लोग क्रिकेट में होते हैं मुझे ठीक से नहीं पता, आज भी शायद ये जो 12 लोग एक फील्ड में खेल रहे हैं उनको 12 लोग देखने आए हैं। तो जिंदगी में तुम्हारे सामने 2 ऑप्शंस हैं कि तुम उन 12 लोगों में से एक हो जाओ या उन 12 लाख लोगों में से एक हो जाओ। और शायद वो ऐसा सेंटेंस था जो मेरे दिमाग में बैठा। उसके बाद से मैंने उस टीवी को बंद कर दिया और उसके बाद से मैंने सोचा कि मुझको जो भी जिंदगी में करना है, मैं अगर उसकी राह पकड़ के चलूंगा तो शायद मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं। और इनकेस अगर मैं क्रिकेट खेल रहा होता तो शायद मैं क्रिकेट खेलता, लेकिन चूंकि मुझे क्रिकेट आता नहीं था तो मैंने क्रिकेट की राह को छोड़। बिल्कुल नहीं, बहुत सही आपने एग्जाम्पल दिया। अब सर मैं मैथमेटिक्स पर आती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे सवाल भेजे हैं। सबसे पहला सवाल सर कि आपने स्टैटिस्टिक में और मैथमेटिक्स में इतना अच्छा आपने अचीव किया है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सर कि कैसे बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि मुझे मैथमेटिक्स टफ लगता है, जो भी सर बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या जो जेई का एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो कहते हैं कि मैथमेटिक्स हमें टफ लगती है। कोई सर सीक्रेट फार्मूला होता है हाउ टू गेट एक्सीलेंस इन मैथमेटिक्स? यस, एक बहुत अच्छा सीक्रेट फार्मूला है, मैं आज सारे स्टूडेंट को बताऊंगा। और शायद उस फार्मूले को अगर वो समझ जाएंगे तो उनकी जिंदगी में मैथमेटिक्स क्या कोई भी सब्जेक्ट कठिन नहीं रहेगा। मैं उन सारे स्टूडेंट से पूछता हूँ क्या उनको याद है कि जब बचपन में जब उनकी माँ ने उनको हिंदी की वर्णमाला काका गगा या अंग्रेजी के अल्फाबेट्स ABCD पढ़ाया था, तो उसमें इतने सारे वर्ड्स होते थे और उनको उसी एक सीक्वेंस में याद करना उनके लिए बहुत आसान था क्या? शायद नहीं। आप अगर मुझसे पूछोगे तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जद्दोजहद थी कि इतने सारे 26 अल्फाबेट्स को और काका गगा को एक ही सीक्वेंस में कैसे याद किया जाए। और मैं हर बार लिखने में गलती करता था। लेकिन और सेकेंडली क्या था, उन सारे स्टूडेंट्स से मैं पूछता हूँ कि एटलीस्ट आज जा करके अपनी माता जी से या अपने पिताजी से पूछे कि उन्होंने स्मॉल g और स्मॉल f बनाने में कितना समय लिया है। और उसके बाद में मुझको एक चीज समझ में आई, लेकिन आज की डेट में अगर मैं सारे स्टूडेंट से पूछूं क्या आपको अल्फाबेट्स कठिन लगते हैं, आंसर आएगा नहीं। उसके पीछे कारण क्या है? कारण इतना ही सा है कि आपने थोड़ा सा समय लगाया, आपने कंसंट्रेट किया, आपने थोड़ी सी मेहनत करी और आपने उस चीज को समझ लिया। बिल्कुल। और जब चीज आपको समझ में आ जाती तो वही चीज आसान हो जाती है। तो कठिन और आसान की जो परिभाषा में शायद 1 घंटे, 1 दिन या शायद 1 हफ्ते का फर्क होता है बस। जी सर। और अगर वो किसी भी सब्जेक्ट को अगर वो सही तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे, सही किताब लेंगे, सही गाइडेंस लेंगे और सही तरीके से समझेंगे, तो वो जो आज कठिन चीज अभी मुझको लग रही शायद 2 घंटे बाद मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही। तो मैथमेटिक्स में भी यही है, बहुत ही छोटी छोटी सी बातें होती है। मैथमेटिक्स को समझने के लिए बहुत सिंपल सा बात है कि पहले आप उसके जो पीछे की थ्योरी है, पीछे का फॉर्मुलेशन है और किस समस्या का समाधान किया जा रहा है, आप उसको समझिए, उसका फॉर्मूला समझिए। और फॉर्मूला समझने के बाद सबसे बड़ी बात होती है प्रैक्टिस। बिल्कुल। आपने अगर अपनी किताब के पीछे दिए हुए सवालों को अगर आपने बिना सॉल्यूशन को देखे हुए सॉल्व किया, उसमें से डेफिनेटली आप बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जो आप नहीं कर पाएंगे या आप सवाल गलत कर देंगे। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप सवाल गलत करिए और फिर से अटेम्प्ट करिए, लेकिन उसके बाद सवाल को छोड़िए मत।
ये जरूर सोचिए कि ये सवाल आपसे अभी 5 मिनट पहले क्यों नहीं सॉल्व हो रहा था और आपने सोचने में कहाँ पे गलती करी है। तो ऐसे आप अगर मान लीजिए 100 सवाल भी सॉल्व कर लेंगे तो आप अगर 100 बार भी गलती करेंगे, हर एक गलती में आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी। तो आपने अगर 100 गलती करी है तो आपको 100 रास्ते नए मिल जाएंगे उस चीज को फिर से सोचने के लिए। अब आपके हाथ में 100 तरह के हथियार हैं गणित का सवाल सॉल्व करने के लिए। आप उन 100 सवालों को आप या किसी सवाल को हल करने के लिए आप उन 100 में से किसी भी हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं और उस सवाल को बराबर कर सकते हैं। जी जी। एक और सर स्टूडेंट है अरहम भंसाली हैं, उन्होंने कहा है कि सर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें मैथमेटिक्स के मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस आते हैं। वो कह रहे हैं कि कितनी भी प्रैक्टिस करके जाएं, लेकिन जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो एक मैथ का एक सवाल है, उसके 4 आंसर होते हैं, ऐसा लगता है कि सारे करेक्ट हैं। तो कैसे इस चीज़ को समझें और ये अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप हो कि एक नज़र देखें और हमें लगे कि नहीं ये करेक्ट आंसर है? नहीं मैडम, आप उस स्टूडेंट को बोल सकते हैं शायद उसके जिंदगी की फिलॉसफी में गलती है। आज तक मुझे दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं मिला है जिसने एक ही बार में कोई अच्छा काम कर लिया है। हर इंसान ने कोशिश करी है, गलतियां करी है और उसके बाद सीखा है। शायद कोई बहुत भाग्यशाली या बहुत गॉड गिफ्टेड इंटेलिजेंट लोग होते होंगे जो शायद एक बार में कर लेते होंगे, नंबर 1। नंबर 2, आप उस स्टूडेंट को ये बताइए कि वो एग्जाम देने क्यों आ रहा है और हम एग्जाम क्यों ले रहे हैं। हम एग्जाम इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि मुझे जो भी बेस्ट स्टूडेंट है उसी की आवश्यकता है और ये हमारी दुनिया का नियम है कि जो अच्छा है वही आगे आएगा। हम अगर अपने घर में भी कोई चीज अगर हमें सिंपल सी कमीज और पैंट भी खरीदने जाते हैं तो भी उसमें से चूज करते हैं कि जो मुझको सबसे अच्छी लगेगी मैं उसे लूंगा। तो अब हमारे सामने समस्या ये है कि हम अच्छे स्टूडेंट का चुनाव कैसे करें, जहां पर हमारे पास लाखों स्टूडेंट हमारे इम्तिहान में बैठते हैं और हमको उसमें से कुछ ही स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के हमारे पास साधन है। तो हम उन लाखों बच्चों में से कुछ ही स्टूडेंट को चूज करना चाहते हैं। उसके पास हमारे पास एक ही तरीका है कि हम अपने आईआईटी के स्ट्रक्चर को देखते हैं या हमारा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं और ये देखते हैं कि इस कोर्स को पास करने के लिए किसी स्टूडेंट के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम आईआईटी में कहें तो मुझे पता है कि यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की भरपूर आवश्यकता पड़ने वाली है और यही बच्चे ने क्लास 12 तक पढ़ाई करी है। तो हम उसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के सवाल को सेट करते हैं। डेफिनेटली अगर हम आपके हिसाब से चलेंगे या उस स्टूडेंट के हिसाब से चलेंगे और अगर सवाल बहुत आसान होगा तो सारे लाखों के लाखों स्टूडेंट सब उसको सॉल्व कर लेंगे और हम उसमें से अच्छे लोगों का चुनाव कैसे करेंगे। नहीं सर, मैं उसके लिए हमारे पास एक ही तरीका होता है कि हम सवाल को थोड़ा सा ऐसे बनाए कि जिस बच्चे ने मेहनत करी है और जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट आता है वही उस सवाल को सॉल्व कर पाए। सर वही मैं पूछ रही हूँ कि आप बताइए हाँ कैसे सर, जैसे आपने सही कहा सारे बच्चे मेहनत करते हैं, आप फिर भी थोड़ा सा बताइए सर कि जैसे मल्टीपल चॉइस में कई एक क्वेश्चन के 4 आंसर हैं, तो क्या इसमें जो की फैक्टर आपको क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जो बच्चा सॉल्व नहीं कर पा रहा है इसका मतलब उसका मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है? नहीं मैडम, आप लोग ने बहुत महाभारत में एक अर्जुन की कहानी है कि जब उसके गुरु ने पूछा कि उस पेड़ पर रखे हुए तोते में तुमको क्या दिखाई पड़ रहा है, तो 5 पांडवों को किसी को चिड़िया दिखाई पड़ी, किसी को पेड़ दिखाई पड़ा, लेकिन अर्जुन को खाली आग दिखाई पड़ी थी। तो उसी तरीके से 4 ऑल्टरनेटिव होते हैं। अगर कैंडिडेट ये टारगेट करे कि उसको 4 में से कौन सा सही आंसर है, खाली उसी को निकालना है, तो सवाल को जब वो सही तरीके से सॉल्व करेगा तो ऑटोमेटिकली उसका जो आंसर सही आएगा वही उसमें से एक होगा। तो हम तो 4 ऑल्टरनेटिव की बात करते ही नहीं है, हम तो खाली ये कह रहे हैं कि आप अपने सवाल को अपने तरीके से सॉल्व करिए और आपको उसमें ऑल्टरनेटिव को देखने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आपको सही कॉन्सेप्ट आता है, सही तरीका आता है, तो आप उस सवाल को सही तरीके से सॉल्व कर लेंगे और जो भी आपका उत्तर होगा वो उन्हीं 4 ऑल्टरनेटिव में से कोई एक होगा। आपको खाली उसको टिक करना है। उदाहरण के लिए अगर हम आपसे सवाल पूछे कि 2 + 2 कितना होता है, क्या क्लास 12 के बच्चे को इसके लिए कोई ऑल्टरनेटिव की आवश्यकता है? जी नहीं। बिल्कुल तो बहुत ही आसान सा जवाब है कि वहां पे 4 ऑल्टरनेटिव नहीं है, वहां पे खाली एक ही ऑल्टरनेटिव है। आपको सवाल सॉल्व करना है और फिर ऑल्टरनेटिव देखना है।
स्टूडेंट्स उसका उल्टा करते हैं। स्टूडेंट्स पहले ऑल्टरनेटिव देखते हैं और फिर सवाल को सॉल्व करते हैं, और यहीं पर वो लोग फंस जाते हैं। और इसके पीछे कारण है, जिंदगी में हम जब आगे आते हैं तो बहुत सी समस्याएं आती हैं, और उन समस्याओं को मुझको समाधान नहीं पता होता है। हमको तो समस्या का समाधान करने की जो टेक्निक होती है या जो प्रैक्टिस है वो मुझे करनी है। बिल्कुल सर। एक और स्टूडेंट है, ये ज़्यादातर स्टूडेंट सब जो हमसे कनेक्ट है, जिन्होंने सवाल पूछे वो सारे लगता है कि जेई का एग्ज़ाम देने वाले। सर एक और स्टूडेंट है प्रिंसी मल्होत्रा, उन्होंने कहा है कि सर हाउ टू सॉल्व जेई मैथ्स फास्टर, क्योंकि सर उसमें टाइम मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आपको फटाफट सवाल सॉल्व करते हैं तो कई बार आते हुए सवाल भी गलत हो जाते हैं। तो जो स्पीड है मतलब मैथमेटिक्स में हाउ टू मेंटेन स्पीड। मैडम एक्चुअली में ये सवाल फिर से गलत है। उस स्टूडेंट को आप ये पूछिए कि अगर वो पहले का रिकॉर्ड देखेगा तो जेई का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें से कितने नंबर आने पर बच्चे का सिलेक्शन होता है। ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि जब तक कि आप 100% नहीं करोगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मेन चीज ये है कि जो आप स्पीड की बात करो, स्पीड तो वो बच्चा समझ रहा है कि उसको सारे के सारे सवाल सॉल्व करने, अगर वो कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। लेकिन अगर वो खाली एग्जाम में एडमिशन की बात अगर कर रहा है तो एडमिशन को तो पाने के लिए 100 में से 100 आने की आवश्यकता नहीं है। अगर थोड़े से कम भी आएंगे तो भी जो जेई का कट ऑफ तो 100 में से 100 नहीं होता है। तो इसमें से मेन चीज ये है कि उसको जो सवाल आते हैं उसको वो सही सॉल्व करे। जो उसको कॉन्सेप्ट आते हैं उसको वो समय लगा करके सवाल को समझे और उसको सही तरीके से सॉल्व करे। और अगर एक वो मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अगर वो क्रॉस कर ले जाएगा देन डेफिनेटली उसका ऑटोमेटिकली सिलेक्शन हो जाएगा। बस फर्क इतना रहेगा कि उसको कोई ब्रांच चाहिए तो उसको कोई और ब्रांच मिल जाएगी, लेकिन उससे कितना फर्क पड़ेगा। सर क्या कोई तो ये स्टूडेंट के बीच में बहुत सारे ऐसे मिथ हैं जो बच्चों को परेशान किया करते हैं। सर क्या कोई मैथमेटिक्स में और ज़्यादा, जैसे एक तो सर होता है कि बोर्ड के एग्ज़ाम में आपने क्लियर कर लिया, लेकिन क्या कोई ऐसी कोई अच्छी, जैसे सर फिजिक्स में एक अच्छी बुक आती है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स प्रोफेसर एस सी वर्मा की, उस बुक को पढ़े तो एक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। क्या सर मैथमेटिक्स में भी कोई ऐसी बुक्स हैं जो आपको लगता है कि पढ़नी चाहिए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए? मैडम देखिए मुझको बहुत तो नहीं पता क्योंकि मुझको भी क्लास 12 पास करे बहुत समय हो गया है। लेकिन मुझको ये मैंने जो रिसेंटली देखा है, जो एनसीईआरटी की बुक्स है वो तो बहुत अच्छी बुक्स है, उसमें बिल्कुल सब कुछ सही से लिखा हुआ है। बहुत सारी प्राइवेट बुक्स में इस तरह की होती है जहां पर मैंने देखा है कि बहुत सी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स होती है, सवाल को सही तरीके से सॉल्व नहीं करते हैं, बहुत सी गलतियां होती हैं कि उसका जो प्रश्न का उत्तर वही आ रहा है लेकिन उसकी अप्रोच गलत है। तो इसमें से हम अगर कहेंगे कि कोई भी एग्जाम को अगर क्वालिफाई करना, चाहे वो जेई हो, चाहे वो जेई मेंस हो, चाहे वो जेई एडवांस्ड हो, कोई भी हो, उसमें से आपको सिर्फ खाली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के सही कॉन्सेप्ट चाहिए। आप अगर किसी भी बुक को आप अगर पकड़ लेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को अगर घोट घोट के अपने दिमाग में बैठा लेंगे, उसके बाद आपको सारी बुक्स एक सी लगेंगी। हाँ, प्रैक्टिस करने के लिए आपको अलग अलग बुक्स चाहिए होती हैं, उसके लिए आप डिफरेंट तरीके की बुक्स आप देख सकते हैं। और जब आपको अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे देन आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वो सवाल का सॉल्यूशन सही है कि गलत है। सर और भी स्टूडेंट से पूछा है कि क्या सर मैथमेटिक्स में एक थ्योरी है और एक प्रैक्टिस है, क्या किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए? थ्योरी समझ ली या प्रैक्टिस, दोनों इक्वल टाइम देना चाहिए? कैसे एक होता ना कि एक्सपर्ट बनना है, मैथ कुछ सब स्टूडेंट हमसे पूछा है सर कि हम मैथमेटिक्स में ही करियर बनाना चाहते हैं, आगे चल के भी इसी पे हम पढ़ना चाहते हैं, तो कैसे एक एक्सीलेंस कैसे हासिल की जाए? यस मैडम, ये तो मैं सबसे पहले सारे बच्चों को ये बताना चाहूँगा कि अगर मैं अपने आप को आज से बहुत साल पहले लेकर के जाता हूँ और मैं अपने आप को क्लास 12 का स्टूडेंट समझता हूँ और आज की डेट में मुझको ये लग रहा है क्लास 12 की जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होती है वो जिंदगी में बहुत आवश्यक होती है। और मैथमेटिक्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके पूरे करियर में आपको सहायता करती है और शायद क्लास 12 की मैथमेटिक्स आपकी बेसिक फाउंडेशंस को तैयार करती है। तो जो उनका सवाल है कि उनको थ्योरी करना है कि प्रैक्टिस करना है, हमारे हिसाब से ये दोनों सवाल है ही नहीं। उनका सवाल तो ये है
कि मुझको कैसे मैथमेटिक्स को अच्छे से समझना है और मैथमेटिक्स में मुझको एक्सेल करना है। तो अगर ये सवाल अगर मैं उनका थोड़ा सा चेंज कर दूं तो मैथमेटिक्स में एक्सेल करने के लिए आपको थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों की आवश्यकता होती है, और मैथमेटिक्स तो ऐसी चीज है बिना प्रैक्टिस के आती ही नहीं। अच्छा। तो सबसे पहले उनको थ्योरी समझना होगा, क्योंकि थ्योरी समझे बिना वो सवाल की प्रैक्टिस कर ही नहीं पाएंगे। तो ये दोनों चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। और जब तक ये दोनों स्टेप पूरे नहीं होंगे मैथमेटिक्स में एक्सेलेंस कभी नहीं आएगी। बिल्कुल सर, आपने मैथमेटिक्स में आपने कैसे एक्सेलेंस हासिल की? क्या शुरुआत से जब आप 10th में 12th में पढ़ते थे तभी से आपको मैथमेटिक्स बहुत अच्छी लगती थी या बाद में अच्छे लगने लगी? कैसे आपने कैसे इस चीज को हासिल किया? जी मैडम, एज ए स्टूडेंट तो किस कैंडिडेट को पढ़ना अच्छा लगता है ये बताइए। ये तो मैं अपने माता पिता का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं अपनी माँ का बहुत धन्यवाद देता हूँ। शायद मुझको समझ में आ गया कि अगर भगवान कहाँ है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर भगवान अगर आंख से देखते हैं तो आपके माँ बाप ही होते हैं। जी जी। शायद हमारे अगर माँ बाप स्ट्रिक्ट नहीं होते और अगर मेरी को कस के डांट मार के करके अगर नहीं पढ़ाते तो हमारा भी पढ़ने में कभी मन नहीं लगता। तो ठीक है, खेलना कूदना पढ़ाई करना सबको एक आसान तरीका चाहिए होता है, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझको यही सिखाया कि बेटा बिना मेहनत करे जिंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे, और इसके अलावा बाकी जो सारी बातें होती है दे आर ओनली मिथ, वो सब गलत बातें होती हैं। और शायद यही बात मेरे को समझ में आ गई। तो बस उन्होंने मुझसे यही कहा कि तुमको जो भी सब्जेक्ट है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो चाहे वो हिस्ट्री हो, अगर तुम मेहनत से पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट को समझोगे, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझोगे, तो तुमको सब्जेक्ट अच्छा लगने लगेगा। दैट्स ऑल मैडम, एज सिंपल एज दैट। कोई ऐसा कोई कहीं पे जादू का डंडा नहीं होता जिसको आप गिली गिली अप्पा करके किसी को गणित पढ़ा सकते हैं। कोई ऊपर से भगवान आपको रात में आकर के वो जादू पिक्चर की तरह आकर के सर पे हाथ नहीं फेर के जाते हैं कि कल सुबह उठेंगे तो आपको मैट्रिक्स अलजेब्रा समझ में आ जाएगी। आपको खुद ही प्रैक्टिस करना होता है। और आज मुझको इस अपनी नौकरी में आए 25 साल हो गया, और शायद क्लास 12 करे हुए आप उसमें 30 साल के ऊपर हो गया। बहुत से लोग बात करते थे कि नहीं बिना मेहनत के कुछ मिल जाता है, लेकिन आज मुझको समझ में आया बिना मेहनत के तो मुझको आज भी कुछ नहीं मिलता है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन ये पक्का पता है कि जब मेहनत करते हैं तो पक्का मिलता है, आज नहीं तो बहुत से बहुत कल, इससे ज्यादा डिले नहीं होता। बिल्कुल सर, एक बड़ा कॉमन सा सवाल है, बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा है, इवन कुछ लोग जो बीएससी एमएससी कर रहे हैं उनका भी है कि उन्होंने ये पूछा, और जो 10th में पढ़ने वाले स्टूडेंट उन्होंने पूछा है कि हाउ टू मेक मैथमेटिक्स अ फन एंड हाउ टू फॉल इन लव विथ मैथमेटिक्स। कैसे करें, क्योंकि जो मैथमेटिक्स है वो एक कहते नहीं नंबर्स गेम है, एक नंबर्स गेम भी है, वो अंकों का एक खेल है। कैसे ऐसा क्या करें कि बिल्कुल मैथमेटिक्स से प्यार हो जाए, मजा आने लगे? मैडम, उन सारे स्टूडेंट्स को हम एक ही सवाल पूछेंगे, उनके बहुत सारे दोस्त होंगे, बहुत सारे दोस्त होंगे, उसमें से कुछ दोस्त ऐसे होंगे जिनके साथ वो पूरा दिन अगर बैठे रहे तो उनको पता नहीं चलता है। तो ऐसा क्या है कि बहुत से दोस्त उनको अच्छे नहीं लगते हैं, और कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनके साथ उनकी ऐसी दोस्ती होती है जो जिंदगी भर तक निकल जाती है, और उनको आज भी उनके साथ में बैठना बहुत अच्छा लगता है, पूरे दिन वो बैठे रहेंगे। तो मैडम एग्जैक्टली यहाँ भी हमारा यही जवाब है कि जिस दिन आप, और हाँ उसके पहले एक सवाल और है, जो आपका सबसे अच्छा दोस्त है उसके साथ आप क्या करते हो? सबसे पहले आप अपने दोस्त को प्यार करते हो, फिर आपका दोस्त आपको प्यार करता है, और जब दोनों में प्यार हो जाता है तो दोस्ती बहुत अच्छी हो जाती है। तो मैडम सारे स्टूडेंट को मैं कहूंगा पहले अपनी मैथमेटिक्स को प्यार करना सीखो, फिर मैथमेटिक्स आपको प्यार करेगी और दोनों की दोस्ती बहुत प्रगाढ़ हो जाएगी। मैडम थोड़ा सा समय दीजिए, गणित को समझने की कोशिश करिए, गणित क्या कह रही है, गणित के अपने नियम है, गणित के अपने कॉन्सेप्ट्स हैं, आप उनको समझने की कोशिश करिए। और मैं जितने बच्चे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं उनको 100% प्रॉमिस करता हूं कि जिस दिन अगर उनको अपनी मैथमेटिक्स से प्यार हो जाता है और उसके बाद उनको अगर गणित कठिन लगती है तो वो हमको फोन कर सकते हैं, हमको लिख सकते हैं कि सर यू आर रॉन्ग,
सर एक चीज़ और बताइए, आईआईटी में भी नो डाउट जो जेई क्लियर करके आते हैं तो माना ही जाता है कि बहुत इंटेलिजेंट है, फिर भी एज ए प्रोफेसर तमाम जो स्टूडेंट्स आते हैं आईआईटी में आपके, क्या आप उनके कैलिबर को और कैसे उनके कैलिबर को आप कैसे जज करते हैं और वो आगे और अच्छा करें, उसके लिए आप कैसे क्या काम कैसे करते हैं आप? यस मैडम, ये मैडम बहुत ही सिंपल सवाल है। मैं पहले दिन मैं तो अपने क्लास में जब जाता हूँ तो सारे स्टूडेंट बड़े आदर सम्मान और प्यार के साथ में हमारे पास आते हैं। उनको लगता है कि हम आईटी में आ गए हैं और मैं उनको 2 ऑप्शन देता हूँ कि जिंदगी में आप यहाँ पे 2 साल 4 साल रहोगे तो आपको जिंदगी में 2 ऑप्शंस में देता हूँ। या आप इन 2-4 सालों में आप हमसे प्यार करोगे, इज्जत करोगे, या आप यहाँ से जाने के बाद आप उसको प्यार और सम्मान दोगे। मैं कहता हूँ मुझको सेकेंड पार्ट चाहिए। फर्स्ट पार्ट में तो मैं उनको इतना काम देता हूँ, मैं उनको इतना प्रेशराइज करता हूँ काम करने के लिए कि उनके हमारे संबंध अच्छे रहते हैं। बट मुझे पता है कि एक जैसे अगर कोई टीचर अगर ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, ज्यादा काम देता है, ज्यादा पढ़ाने की कोशिश करता है तो उसके बारे में स्टूडेंट कैसा सोचते हैं, राइट। तो मैडम यहाँ पे हम लोग बहुत ही सिंपल सी बात है, हम अपने सारे क्लास टाइम पर और पूरी मेहनत से लेते हैं। 25 साल पढ़ाने के बाद भी अगर हम किसी कोर्स को पढ़ाने जाते हैं, किसी लेक्चर को पढ़ाने जाते हैं, उसके पहले हम उस कोर्स और लेक्चर की तैयारी वैसे ही करके जाते हैं जैसे कि मैं पहली बार पढ़ाने जा रहा हूँ। बिल्कुल। और मैं पहली बार में पढ़ रहा हूँ। और फिर जब हम क्लास में जाते हैं तो अपनी उससे पूरी कोशिश करते हैं कि सारे स्टूडेंट को समझ में आ जाए। और उसके बाद में हम उनको डिफरेंट तरीके के एक्सरसाइजेस देते हैं, असाइनमेंट देते हैं, क्विज़ेस देते हैं। क्विज़ेस ऐसे करते हैं कि जैसे आप अगर मुझसे पूछेंगे तो मैंने कहा हुआ है कि जब हमारा एक चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद में हम आपसे एक 15 मिनट का एग्जाम लेंगे। वो सवाल बहुत ही आसान होगा और ये हमारी इच्छा है कि मैं आपको पहले से ये इन्फॉर्म करूंगा कि नहीं करूंगा कि आपकी क्विज किस दिन होनी है। तो इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट को डे टू डे की बेसिस पर जा करके पढ़ना पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर हमारी क्विज अगर मैंने पहले से अनाउंस करी होती है तो सवाल थोड़ा सा कठिन होता है क्योंकि वो प्रैक्टिस करके आए हैं। और अगर हमने अनाउंस क्विज अगर नहीं करी है और अगर क्विज हमने अचानक ले ली है, क्लास में पढ़ाते पढ़ाते मैंने अंत के 15 मिनट में कहा कि ओके नाउ लेट अस हैव अ क्विज, तो उसमें से मैं उनको एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल देता हूँ जिसमें 15 मिनट का समय होता है लेकिन शायद हल करने में 5 मिनट का समय लगेगा अगर स्टूडेंट ने डे टू डे पर की बेसिस पर पढ़ाई करेंगे। बिल्कुल। तो उस तरीके से हम बच्चे को प्रेशराइज करते हैं, कैंडिडेट को प्रेशराइज करते हैं कि वो अपना जो कोर्स वर्क है, अपना जो कॉन्सेप्ट है पढ़ने का है का जो एक एम है उसको वो डे टू डे की बेसिस पर पूरा करते रहे। उसके बाद हम अपने स्टूडेंट्स को इफ यू आस्क मी, मैं पहले दिन जा करके मैं उनको अपने घर का एड्रेस, अपना फोन नंबर, अपना ईमेल आईडी या मैं उनको देता हूँ और मैं उनको लिबर्टी देता हूँ कि मुझको 24/7 वो कभी भी कॉल कर सकते हैं और उनका कोई भी डाउट अगर है वो मुझको कहीं भी कहीं पे मिल करके पूछ सकते हैं। उनको मुझसे अपॉइंटमेंट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और स्टूडेंट के साथ में थोड़ा सा फ्रेंडली होते हैं सो दैट कि उनके दिमाग में अगर कोई सवाल आता है तो वो बेहिचक मुझसे पूछ सकते हैं। और उसके बाद हम जब उनका इम्तिहान लेते हैं और हाँ हम उनको असाइनमेंट देते हैं कि आप उसको ये एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी है। कभी कभी हम उनको देखते हैं कि अगर वो सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो हम उसके ऊपर उनको नंबर भी देने की कोशिश करते हैं। और हम डिपेंडिंग ऑन द कैंडिडेट्स हम अलग अलग तरीकों को इख्तियार करते हैं। और अल्टीमेटली हम ये मेक श्योर करते हैं कि हम अपने एग्जाम में कुछ सवाल ऐसे जरूर पूछेंगे कि जिनका डिफिकल्टी लेवल 45 डिग्री पर होना चाहिए कि जिस बच्चे ने जितनी ज्यादा मेहनत करी है वो सवाल को सॉल्व करे। तो कोई भी स्टूडेंट अगर पूरे सेमेस्टर में अगर इतनी मेहनत कर रहा है किसी भी सब्जेक्ट में, देन उसके अलावा उसके पास सब्जेक्ट ना समझ में आए इसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। बिल्कुल सर। तो यहाँ पर स्टूडेंट और टीचर अपनी ओर से दोनों बहुत मेहनत करते हैं और शायद यही आईआईटी की सक्सेस का सबसे बड़ा राज है। आपने हाल में एक स्टैटिस्टिक का नया एक कोर्स है जो आपने वेबसाइट पर अपलोड किया है, आप इसके बारे में बताइए कि ये कोर्स इसका एम क्या है और किस लेवल के स्टूडेंट्स इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं? मैडम एक्चुअली मैंने जो कुछ इधर सालों में अपनी कंट्री में खासतौर पे इंडिया में मैंने ये देखा कि हमारे पास बहुत से कॉलेजेस हैं, बहुत से यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पर फैकल्टीज की शॉर्टेज है।
ओके। और हमारे स्टूडेंट्स हैं वो तो अच्छे, हम्म। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो भी स्टूडेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आता है वो तो सिर्फ पढ़ने ही आता है। हम्म। और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि हमारी कंट्री के जो स्टूडेंट्स है, दे आर द बेस्ट स्टूडेंट, दे आर एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग, बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत ही मेहनती होते हैं। तो मैंने ये देखा कि ये स्टूडेंट्स पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत जगह पे कुछ ऐसी समस्याएं हैं, उनको बुक्स नहीं मिल पाती हैं, या बहुत से हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास बुक्स खरीदने के पैसे भी नहीं होते हैं, और बहुत सारी अच्छी बुक्स महंगी भी मिलती हैं। तो उन्हीं सब बातों को देख करके उसको लगा कि हमारे पास एक सामाजिक ऋण है। लोग कहते हैं कि हर इंसान पे कई तरह के ऋण होते हैं, पितृ ऋण होते हैं, मुझे पता नहीं क्या क्या होते हैं, लेकिन मैंने कहा कि मुझको इस जगह तक पहुंचाने में मेरे समाज का बहुत बड़ा योगदान है जी। और जो मुझको दिया गया है मुझे उसके समाज को वापस करना चाहिए। तो मेरे पास वापस करने के लिए कुछ है ही नहीं सिवाय कि जो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो मुझको ये लगा कि इन बच्चों की सहायता करने के लिए मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ उसको मैं समहाउ उन तक कम्युनिकेट करने की कोशिश करूँ जी। तो मैंने अपने जो मुझे सब्जेक्ट्स आते हैं, जो मैं कोर्सेज पढ़ाता हूँ यहाँ पे, मैंने उनके प्रॉपर नोट्स बना दिए विच आर कंप्लीट एंड सफिशिएंट। ओके। कि कंप्लीट एंड सफिशिएंट इन द सेंस कि जिस बच्चे को कुछ नहीं आता है, अगर वो खाली उन नोट्स को अगर हमारी वेबसाइट से डाउनलोड भी कर लेता है और उनको पढ़ने की कोशिश करता है तो उसको एक स्टार्ट मिल जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा कि ये सब्जेक्ट क्या है और उसमें मुझे क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। सर ये कोर्स आपकी वेबसाइट पर है? सर ये कोर्स आपकी वेबसाइट, मतलब क्या वेबसाइट का नाम क्या है सर? ये मैडम, ये जो हमारा होम पेज है, वेब पेज है, उसका बहुत सिंपल तरीका है, गूगल पे चले जाइए और हमारा नाम टाइप कर दिए SHALABH, आपको IIT कानपुर पे हमारा होम पेज मिल जाएगा। वहां पर आप अगर जाएंगे, उसी में वेब पेज में मैंने अपने सारे नोट्स अपलोड किए हुए हैं। नंबर 1, कई सारे कोर्सेज के जिनको बच्चे फ्री में वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नंबर 2, ये एक MHRD का एक प्रोजेक्ट है स्वयं। स्वयं में ये हमारे पास ऑप्शन है कि हम अपने वीडियो लेक्चर्स को तो हम रिकॉर्ड करके वहां पे अपलोड कर सकते हैं। ये NPTEL के माध्यम से होता है ये। तो मैंने वहां पे अपने कोर्स देना शुरू कर दिया है। मैंने अपने कोर्सेज को IIT कानपुर में रिकॉर्ड कर लिया है और ये 8 हफ्ते के, 12 हफ्ते के, इस तरह के डिफरेंट टॉपिक्स पर कोर्सेज होते हैं और वो कोर्सेज जो आजकल के हमारे नए सब्जेक्ट्स आ रहे हैं उनके ऊपर होते हैं। ओके। मतलब आपके सर नाम कोर्स हमारे टाइम टू टाइम होते हैं, लेकिन उनकी वेबसाइट, उनके जो वीडियो लेक्चर्स NPTEL की वेबसाइट पर अपलोडेड है और उसके लिंक हमारे वेब पेज पे दिए हुए हैं। कोई भी स्टूडेंट अगर चाहे तो वहां से जाकर के उनको डाउनलोड कर सकता है और घर में बैठ करके पढ़ाई कर सकता है। यानी सर आपके नाम टाइप करके, जैसे आपने बताया SHALABH शलभ टाइप करेंगे तो मैंने देखा आपका गूगल में IIT कानपुर करके आता, उसी पेज पर जाके आपके होम पेज पर ये सर किस सेगमेंट में कोर्स मिलेगा? आप मुझे ये लिखा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ये है उसमें से देख लीजिए, एक उसमें से ऑप्शन है, एक उसमें से एक नाम लिखा है टीचिंग कोर्सेज कि मैं कौन से कोर्स पढ़ा रहा हूँ। ओके। उसके अंदर आप अगर आएंगे तो कई सारे कोर्सेज के वहां पे लेक्चर्स दिए हुए हैं। अच्छा। और उसके साथ में देखेंगे आप, अगर एक और वहां पे दिया हुआ है ऑनलाइन टीचिंग कोर्सेज करके, आप उसमें भी क्लिक करेंगे तो आपको सारे के सारे वहां पे लिंक मैंने दिए हुए हैं। ओके। अच्छा, एक तो सर ये हुआ कि जो आपके ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, एक आपने कहा कि आपके वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, वो सर कैसे, एक बार फिर से बता दीजिए, आपके वीडियो लेक्चर सुनने के लिए कैसे कनेक्ट हों? मैडम उसके लिए एक तरीका है, एक NPTEL की वेबसाइट है NPTEL। ओके। हाँ, आप इस साइट को गूगल में टाइप कर दीजिए, आप उस साइट पर आ जाएंगे और उसमें से वहां पे जा करके आप हमारा नाम सर्च कर लेंगे तो आपको वहां पे कई सारे कोर्सेज आपको दिखाई दे जाएंगे। और जब आप उन कोर्स के अंदर जाएंगे तो उसमें उन कोर्स के PDF फाइल्स, वीडियो लेक्चर सब कुछ वहां पे अपलोड किया हुआ है। ओके। हाँ, मैंने अभी आपसे बात करते करते अपने लैपटॉप मैंने आपसे बात करते करते अभी NPTEL की वेबसाइट खोल ली है। इसमें आप जिसमें सर ऊपर लिखा हुआ है कोर्सेज, तो कोर्सेज में जाके आपको देख सकते हैं।
मैडम हाँ, या तो कोर्स अगर आपको नाम पता है तो आप कोर्स के नाम से कर सकते हैं। अगर आपको कोर्स का नाम नहीं पता है तो आप हमारा नाम अगर टाइप करेंगे तो उसमें से आपको कई सारे कोर्सेज की लिस्ट मिल जाएगी। ओके, चलिए थैंक यू सर। ये अच्छा सर, एक बस मुझे बात और बता दीजिए कि किस लेवल के स्टूडेंट आपको ये जो एक तो जो आपका ऑनलाइन कोर्सेज है, ये किस लेवल के स्टूडेंट आपको पढ़ सकते हैं? मैडम इसमें अलग अलग कोर्सेज हैं। कुछ कोर्सेज जो हमारे प्योर स्टैटिस्टिक्स के हैं वो तो हमारे बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए हैं, और कुछ एक मेरा कोर्स है या दो कोर्स है जो मैंने ऑनलाइन दिए हुए हैं, उसके वीडियो लेक्चर्स वहां पर अवेलेबल हैं। एक हमारा सॉफ्टवेयर है आर। आर हमारा एक फ्री सॉफ्टवेयर है, क्योंकि मैंने अपने देश में ये देखा था कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए सॉफ्टवेयर को परचेज करना, खरीदना बहुत कठिन काम है। या किसी भी आम इंसान के लिए सॉफ्टवेयर की जितनी कॉस्ट होती है उसको खरीदना बहुत कठिन काम है। तो एक सॉफ्टवेयर होता है वो बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है आर, कैपिटल आर। कैपिटल आर, अच्छा। और वो हमारा सॉफ्टवेयर आर सॉफ्टवेयर कहते हैं उसको हम। तो आर सॉफ्टवेयर के अंदर हम बहुत सारे प्रोग्रामिंग, मैथमेटिकल कंप्यूटेशन, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन उस आर को कैसे सीखा जाए, और सीखने के बाद में उसके अंदर हमको अपनी अगर स्टैटिस्टिक्स के टूल्स को यूज करना है तो कैसे यूज किया जाए, उसके लिए मैंने वहां पे दो कोर्सेज दिए हुए हैं। और ये दो कोर्सेज ऐसे हैं कि उसमें से जो एक कोर्स है इंट्रोडक्शन टू आर सॉफ्टवेयर, वो तो अगर कोई हाई स्कूल का भी बच्चा अगर करना चाहेगा तो भी उसको कर सकता है, क्योंकि उसमें मैंने जो कोर्स की स्टार्टिंग करी है बहुत ही एलिमेंट्री लेवल से करी है, कि जैसे कि आप बच्चे को हाथ पकड़ करके लिखना सिखाते हैं। तो वो कर सकता है। एक और कोर्स है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स विद आर सॉफ्टवेयर, उसके अंदर भी जो बच्चे 11th 12th में 10th 11th 12th में स्टैटिस्टिक्स पढ़ जाते छोटी मोटी, वहां से मैंने उसको स्टार्ट किया है और उसको मैं आगे तक लेकर के आया। तो ये दो कोर्सेज ऐसे हैं कि कोई भी अगर क्लास 12 पास भी बच्चा अगर है तो उसको बहुत आसानी से कर सकता है। ओके, थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। और मुझे लगता है कि जो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं, तमाम जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, प्रोफेसर सलभ से मेरी ये बातचीत उन लोगों के बहुत काम आएगी। इसके अलावा भी अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है इसमें पूछ सकते हैं। तो ये थे प्रोफेसर सलभ IIT कानपुर से, जिन्होंने मैथमेटिक्स को लेकर बहुत अच्छी बातें बताई, किस तरह से आप मैथमेटिक्स को एंजॉय करें, किस तरह से इसके लिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, थ्योरी और प्रैक्टिकल के प्रति, मैथमेटिक्स के प्रति आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाने वाले स्टूडेंट्स या जो बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स, उनके लिए बहुत ही खास बातें इस इंटरव्यू में आपने प्रोफेसर सलभ ने बताई हैं। इसके अलावा भी जो उनके जो ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं, जो BSc MSc के लिए हैं, स्टैटिस्टिक के कोर्सेज़ हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे सीधे वो इस वीडियो के एंड में मैं सारा डिटेल आपको दे दूँगी कि किस तरह से आपको वो कोर्सेज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं, किस तरह से आप गूगल पर जाएं, सलभ टाइप करें, फिर कैसे आप कोर्सेज़ ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रोफेसर सलभ के वीडियोस लेक्चर हैं वो मैथमेटिक्स के, वो कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो उन्होंने आर सॉफ्टवेयर के ज़रिए मैथमेटिक्स को पढ़ने का तरीका बताया है, ये जो आर सॉफ्टवेयर है इसमें ये 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम का, इसका भी पूरा डिटेल मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताऊँगी, ताकि आप इसे समझ सके और उसको आप ज्वाइन कर सकें। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना। अगले एपिसोड में मैं आपको किसी ऐसी ही पर्सनालिटी से रूबरू कराऊंगी। और आप अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप सवाल पूछ सकते हैं। अब मेरा फेसबुक पेज है मोटिवेशन विद मीना, उस पर भी आकर आप कोई सवाल मैथमेटिक्स को लेकर या किसी और प्रोफेसर के बारे में या कोई और सब्जेक्ट के बारे में आप कुछ पूछना चाहते हैं तो उसमें अपने सजेशन आप दे सकते हैं। थैंक यू।